नमस्ते गुरु जी महाराज और आप जी की सारी साध संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कुछ दिन पहले ही अनुज जी से ही डिस्कस कर रहा था मैं कि आज के दिन गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर करना चाहिए या नहीं। हम दोनों इस बात पे सहमत हुए थे कि नहीं, लेकिन जैसे ही हमने अपनी कन्वर्जेशन फिनिश की, गुरु जी महाराज की एक बहुत ही प्यारी संगत जी का मैसेज आता है कि भैया आप सत्संग शेयर कब कर रहे हैं, सत्संग सुनने की बहुत इच्छा हो रही है, आप प्लीज़ कीजिए। सो इमिडिएटली मैंने ये मैसेज अनु जी को भी भेजा एंड हम दोनों ने शायद गुरु महाराज जी का हुक्म है ऐसा माना कि नहीं, आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। सो गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना मालिक, आप हर तरह से जवाब देते रहते हैं। आज की सत्संग आपकी कृपा है। मुझे नहीं पता मालिक कौन सा सत्संग शेयर करवाएंगे, क्या कहलवाएंगे, पर प्रभु आप हमारे जीवा पर विराजमान होकर आप जो भी कहलवाएं प्रभु, सत्संग सिर्फ सत्संग हो। थोड़ी बहुत उसमें अगर मेरी सोच होती है तो वो सत्संग से ही रिलेटेड होनी चाहिए, अदरवाइज मालिक सिर्फ सत्संग शेयर करवाएं। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी 2015 में पहली बार मेरा बड़े मंदिर जाना हुआ। भाटी माइंस में रहते हैं, पर पहले कभी गुरु जी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैं बाहर रहता था, दुबई रहता था। हर साल जब भी छुट्टी पे आता था तो मैं शाम के टाइम आते जाते मैं देखता था कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां आते जाते रहती है, संगत आते जाते रहते हैं। मन में बस यही होता था कि लाइक इतने गुरु पहले ही इधर थे, अब और कौन आ गए। सो कुछ मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि मुझे उधर जाना है, देखना है। गुरु महाराज की कृपा से मैं ऑलरेडी एक गुरु जी के पास जाता था, पर वो मेरी अपनी इच्छा नहीं थी। क्योंकि पेरेंट्स सारे सब लोग कनेक्टेड थे उनसे, तो उनके साथ मेरा सिर्फ आना जाना होता था, सिर्फ आना जाना। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, मेरे कोई भाव नहीं थे, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। क्योंकि सब आते जाते थे तो घर में अकेले क्या रहना, या मम्मी पापा को खुश करो, जो भी रीज़न थे मैं उस रीज़न से ही आया जाया करता था। मेरा अपना उनसे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेरा हमेशा से विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में रहा है। इन शारीरिक रूप में जो गुरु होते हैं उनमें कभी विश्वास नहीं रहा, उतनी बुद्धि नहीं थी। जो भी था वो आज भी नहीं है। 2015 की छुट्टी में जब मैं आया हुआ था तो एक शाम को मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर पे ही बातें कर रहे थे एंड सडनली मेरे दिमाग में बात आई गुरु जी का। तो मैंने उससे पूछा, मैं कह रही गुरु जी कौन है। उसने कहा कि यार कोई भगवान भोले शंकर के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, उन्होंने अब शरीर त्याग दिया है एंड बताते हैं कि इस मंदिर में जो भी 4 बार जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मुझे लगा कि ठीक है, 4 बार जाने की बात है ना, 4 बार हो आएंगे हम। सो मैंने कहा चलो आज चलते हैं। मैं घर आया, आई हैव ट्विंस, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स। उन दोनों बच्चों को और उस दोस्त के साथ हम चारों बड़े मंदिर चले गए। वहां पे गए तो जैसे ही हमने दरबार में कदम रखा तो मैंने लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखे, गुरु जी महाराज के स्वरूप जो लगे हुए हैं। देखते ही मन में यही इच्छा आई सबसे पहले कि ये भी तो कोई शारीरिक मतलब हमारे जैसे ही इंसान रहे होंगे, इन्होंने बहुत भक्ति की होगी, मालिक की कृपा, इन्हें वो सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई होगी और अब ये गुरु बन गए हैं। तो जब कोई इंसान ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर किसी शारीरिक इंसान को ही अपना गुरु अपना भगवान बनाना है तो मेरे मम्मी पापा के वो गुरु क्यों नहीं जिनके पास हमारा आना जाना होता है। उनको अपनाकर मैं अपने माँ बाप का भी प्यार थोड़ा सा और ज़्यादा पा सकता हूँ। इनको तो कुछ जानते भी नहीं होंगे। ये सब मन में सारी बातें आती रही एंड मैं गद्दी के पास पहुँच गया। वहाँ पे तो देखा कि सारे लोग जो भी संगत थी गद्दी के आगे मत्था टेक रहे हैं, पर गुरु महाराज जी के गद्दी के साथ में भगवान भोले शंकर की प्रतिमा है, उनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा। मुझे लगा यार ये बड़ी अजीब दुनिया है, यहाँ पे कोई विराजमान भी नहीं है पर हर कोई यहाँ पे मत्था टेक रहा है।
भगवान भोले शंकर की प्रतिमा साथ में, उनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा। मैं तो इनको नहीं मानने वाला। मैं इनके गद्दी के आगे मत्था नहीं टेका, भगवान भोले शंकर जी के आगे जाके मैंने मत्था टेका। और उनसे मैंने यही बोला कि आप ही मेरे इष्ट देव हो, आप ही मेरे परमात्मा हो, आप ही मेरे गुरु हो। मुझे किसी और गुरु से कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। उनके आगे मत्था टेक कर, गुरु जी से माफी मांगकर कि मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हो। जब तक आप अपनी पहचान नहीं कराओगे मैं आपको नहीं मान सकता। बाहर आए, बाहर आते ही मंत्र जाप शुरू हो गया। उस टाइम शब्द बानी चल रहे थे जिसका मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। बाहर आते ही मंत्र जाप चला तो सब संगत जी को, उस टाइम गैलरी के लेफ्ट हैंड साइड में जो गार्डन बना हुआ है संगत जी, वहां पे टेंट लगा हुआ करते थे 2015 में, और वहीं पे मालिक की कृपा से लंगर प्रसाद हुआ करता था। सो हमें गाइड किया गया, हम वहां जाकर बैठ गए। मंत्र जाप खत्म होते ही लंगर प्रसाद सर्व होना शुरू हो गया। हमें बताया गया था कि लंगर प्रसाद में बहुत ब्लेसिंग्स है, इसका एक एक कण तक आपको खाना है। हमने वही करा। इच्छा कैसी थी, भाव कैसे थे, मुझे कुछ नहीं पता, पर जो हमें बताया गया उसे हमने फॉलो करने की पूरी कोशिश की। घर आ गए। 2 दिन बाद मुझे अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाना था, जिसका इलाज पिछले 5 सालों से चल रहा था। उसके फेस पे पैरालाइज का अटैक आया करता था। तो डॉक्टर यही कहते थे कि इस रोग का कोई इलाज नहीं है, दवाई से कुछ टाइम तक ये रुक सकता है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लाइफ में ये बच्चा अब नॉर्मल होता जाएगा एंड दिवालिया हो जाएगा, पागल हो जाएगा एक टाइम आकर। एंड इस तरह से बातें कही जाती थी हमें। मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था कि लाइक चलो डॉक्टर ने जो कहा है वो कहा है, जो होना है वो होना है, मैं क्या कर सकता हूँ, हमारी जो ड्यूटी है हम उसे निभा सकते हैं, दैट्स इट। जब 2 दिन के बाद मैं उस हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पता चला कि डॉक्टर अंकल अब नहीं रहे, वो परमात्मा के पास सिधार चुके हैं। तो मुझे बस यही, मैं और रजनी हम दोनों के यही साझा जो हमने डिसीजन लिया कि हम हॉस्पिटल चेंज करते हैं। अब हमें इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं है, जब वो डॉक्टर ही नहीं रहे तो हमें क्या करना, चलो दूसरे हॉस्पिटल में चलते हैं। तो हम घर के थोड़े पास बसंत कुंज फोर्टिस में गए। वहाँ पे जाकर जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी उन्होंने देखा तो उन्होंने यही बोला कि जिस डॉक्टर के पास से आप आ रहे हैं वो इस इंडिया के नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एंड जो उन्होंने दवाई दिया है वो बहुत ही अच्छा है। एंड मैं अपनी लाइफ में आज तक मैंने इस पेशेंट को ठीक होते हुए नहीं देखा है, मेरे ख्याल से उन्होंने भी यही कहा होगा। मैं इस केस को ले रहा हूँ क्योंकि अब वो नहीं रहे, अगर वो होते तो मैं आपको वहीं पे रेफर करता, अगर आप आ भी जाते तो भी। सो उन्होंने सारे रिपोर्ट्स देखे, स्कैन्स वगैरह सब कुछ देखे उन्होंने, एंड उन्होंने यही कहा कि 5 साल है, 3 साल का कोर्स होता है, जो दवाई चल रही है उसे कंटिन्यू रखो, अगले साल आ जाना तो फिर हम आगे का देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने उनको यही बोला कि डॉक्टर साहब आप प्लीज़ रिपोर्ट दे दीजिए ताकि मैं जाकर इसका MRI और EG करवा कर लेकर आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, फालतू में पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। मैंने कहा मैं बाहर रहता हूँ, यहाँ रहता नहीं, अब नेक्स्ट टाइम 1 साल बाद ही आना होगा, तो थोड़ा सा बस बच्चा है, इस इच्छा है कि मैं अपने सामने इस चीज़ को देख लूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इतना ही ज़्यादा पैसा है तो फेंक के आओ। उन्होंने भी लिख कर दे दिया। सो मैं विदिन 3 to 4 days MRI और EG का रिपोर्ट लेकर मैं उनके पास गया। जब गया तो उन्होंने रिपोर्ट काफ़ी टाइम देखा एंड उन्होंने ये बोला कि इस बच्चे का रिपोर्ट नहीं है, ये किसी और का रिपोर्ट उन्होंने दे दिया है, आप जाकर इस बच्चे का रिपोर्ट लेकर आओ। हम वापस MRI सेंटर गए, वहाँ हमने पूछा तो उन्होंने भी चेक किया अपनी तरफ से। उन्होंने बोला कि ऐसा तो कभी होता नहीं है, बट लेट मी चेक। उन्होंने चेक किए और उन्होंने कंफर्म करा कि नहीं, इसी बच्चे का रिपोर्ट है, आप डॉक्टर को प्लीज़ जाकर बोलिए कि इसी रिपोर्ट के आधार पर वो चेक करेंगे और आगे का प्रोसीजर जो कुछ भी है। वापस गए हम वहाँ पर, डॉक्टर अंकल को हमने बताया कि उन्होंने तो ऐसे ऐसे कहा है। तो उन्होंने दोबारा सब कुछ देखा एंड देखने के बाद उन्होंने यही कहा कि सुबोध जी, अगर ये इसी बच्चे का रिपोर्ट है तो आपका बच्चा क्योर हो चुका है। कैसे मुझे नहीं पता, इस तरह की बीमारी कभी ठीक होती नहीं है, पर ये क्या हुआ है मुझे नहीं पता। पर इस बच्चे में अब कोई भी ऐसा सिम्टम्स नजर नहीं आ रहा जो पहले थे।
सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। इसकी दवाई धीरे धीरे हम कम कर देंगे। इतनी काफ़ी टाइम से खाता आ रहा है तो हम इमिडिएटली बंद कर नहीं सकते, जो भी टाइम लगेगा। धीरे धीरे कम करते करते, डोज कम करते करते फिर अगले कुछ महीनों में ये बिल्कुल दवा लेना बंद कर देगा। तो प्लीज गो एंड एंजॉय योर लाइफ। पता नहीं चला संगत जी कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने करा। बस परमात्मा की मेहर, गुरु जी महाराज की मेहर, सब कुछ उन्होंने अपने हिसाब से जो ब्लेस करने के लिए उस दिन उन्होंने बुलाया था, मालिक ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। पर मेरे अंदर विश्वास अभी तक नहीं आया था कि ये क्या है क्या नहीं। उसके बाद मैं वापस जब छुट्टी से दुबई गया तो मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ रहे थे एंड काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कमाई बढ़ रही थी, सब कुछ, सैलरी, पार्ट टाइम, जो कुछ भी था सब कुछ। क्योंकि उस टाइम तक मेरी तो कम से कम यही सोच थी कि लाइक पैसा ही सब कुछ है, इसी से सुख है, इसी से सब कुछ है, सो जितना आ जाए उतना अच्छा। एंड पार्ट टाइम भी बहुत चल रहा था, सैलरी भी काफ़ी इंक्रीमेंट हो गई थी, सो सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा था। वैसा लगा था कि जो प्लान हमने किया हुआ है बहुत जल्दी अपना बिजनेस सेटअप करने का, वो करना है एंड उस पर हम काम भी कर रहे थे। 16 जनवरी 2016 को गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स, 2016-2017 मुझे याद नहीं, 2016 का ही था शायद, 16 जनवरी या शायद 17 का रहा होगा, 17 का था। हाँ, 16 में काफ़ी बदलाव आए। 16 जनवरी 2017 को जब मैं एडनेक, वहाँ पे एक एग्जीबिशन सेंटर है, जब मैं काम पे गया हुआ था, उस इवेंट पे मेरे पास नहीं था। मैं इवेंट में काम कर रहा था ऑलरेडी। मेरा क्लाइंट आके बोलता है कि सुबोध जी ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम आ रही है बाहर के उसमें शो में, सो अगर आप देख लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैंने बोला चलो ठीक है, हम होके आते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो बाहर है, गेट के बाहर जाना पड़ेगा। तो मैंने उनको बताया कि अगर गेट के बाहर गए तो मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने अपने बॉस का पास मुझे निकाल के दे दिया और उनके बॉस टर्की के एम्बेसडर थे। वो आईडी मेरे पास थी एंड मैं बाहर गया। बाहर जाते वक्त तो कोई परेशानी नहीं आई। जब बाहर आए तो सिक्योरिटी ने स्कैन किया, वो ट्रेनर होते हैं, सो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं भी यही कर रहा हूँ कि यार कैसे कैसे देखो यहाँ पे मतलब किस तरह की सिक्योरिटी होती है। मैं किसी और का पास लेके घूम रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पिछले 13 सालों से था वहाँ पे, इस तरह की आज तक लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो मुझे लगा कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उस सिक्योरिटी पॉइंट को क्रॉस किया हमने, एक जेंटलमैन आते हैं मेरे आगे वाइट कंदोरे में लोकल, एंड उन्होंने मेरे पास को अपने हाथ में लिया और उन्होंने यही बोला कि ये आपका पास नहीं है। मैंने कहा हाँ जी ये मेरा पास नहीं है, एंड बस इतना ही मैंने बोला था कि जो क्लाइंट थे हमारे, उन्होंने बातें करनी शुरू की उनसे और उन्होंने बोला कि ये आप 5 मिनट का टाइम दे दो, कुछ ज़रूरी काम है, हम वो काम फिनिश करके हम इनका पास बना कर ला कर इनको दे देंगे। संगत जी वो सीआईडी वाले थे एंड वहाँ पे होता है कि सीआईडी ने अगर आपको पकड़ लिया है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से 500 दिरहम्स मिलते हैं। उन्होंने मुझे पकड़ा 500, एक और अपने आप आ गए 1000, तो वो 1000 को क्यों जाने देंगे। उन्होंने अपनी सेवा की, जो उनकी ड्यूटी थी वो निभा रहे थे पूरी ईमानदारी से। उन्होंने सीनियर सीआईडी के हवाले कर दिया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हमें लॉकर रूम लेकर गई, रात भर हम लॉकर में रहे। नेक्स्ट डे जब हम कोर्ट गए तो कोर्ट में हमें बरी कर दिया गया, लेकिन ये कह के कि जी इस तरह से गलती आप लोग नहीं करना, बहुत सीधे साधे लोग लग रहे हो, इसलिए हम अपनी जिम्मेवारी पे आपको छोड़ रहे हैं, पर आगे से थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हमारा लॉ है जिसे हमें फॉलो करना है। माफ़ी वगैरह मांगकर हमने जो भी फाइन्स वगैरह देने थे वो हमने देकर वापस आ गए। जीवन सब कुछ वैसा ही चलता रहा, जो तरक्की चल रही थी, जो स्पीड पकड़ा हुआ था, बस सब कुछ वैसे ही चल रहा था अपने हिसाब से। 10 महीने बाद मुझे किसी कंपनी से ऑफर आया, वहाँ पे और भी अच्छी सैलरी थी एंड और भी अच्छी सैलरी होने के बाद मेरा ये एक और फ़ायदा हो गया था कि जिस कंपनी को मैं छोड़ के गया था, यहाँ से मेरे लिए पार्ट टाइम का ऑफर बहुत ज़्यादा आ गया था।
तो अब तो ऐसा था कि अब मैं अपनी कंपनी खोल ही दूं, एंड तैयारी भी करने की सोच रहा था कि अब मुझे 2-3 महीने में अपनी कंपनी खोल लेनी चाहिए, ताकि जो क्लाइंट हैं मेरे वो मेरे पास ही रहेंगे। अपने क्लाइंट के लिए मैं खुद काम करूं, अपने लिए काम करूं, किसी दूसरी कंपनी के लिए नहीं। तो मन में ये सारी बातें थी। उस ऑफर को स्वीकार किया मैंने, वहाँ पे पहले काम करना शुरू कर दिया। जब भी मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है एक ड्यूरिंग दोज डेज कि जी 26 नवंबर को आबू धाबी कोर्ट में आपका सेशन है एंड आपको वहाँ पे रहना है, मुझे लगा पता नहीं किसी और का मैसेज होगा, मैंने इग्नोर किया। 24 नवंबर को मेरे पास फ़ोन आता है पुलिस से कि जी 2 दिन बाद आपका सेशन है, सो यू रेडी। मैंने कहा नहीं जी, कौन सा सेशन, मेरा तो कोई सेशन नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ये आपके पास ये मैसेज नहीं आया इस तरह का कोई भी। मैंने कहा मैसेज तो आया था काफ़ी पहले ही, बट लाइक मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए है, वो किसी और के लिए होगा, क्योंकि मेरा किसी भी केस से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने मेरा नाम, मेरी आईडी कंफर्म की, उन्होंने बोला कि ये आपका ही है। मैंने कहा मेरे पास ऐसा क्या प्रॉब्लम है, मतलब कौन सी प्रॉब्लम है जो मुझे अभी तक इसके लिए जाना है। तब उन्होंने वो चीज़ें बताई, तो मैंने कहा ऐसा हुआ था पर वो तो मुझे बरी कर दिया गया था। करे नहीं, वो केस फिर से ओपन हो गया है, तो आपको जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जैसे उस दिन एक रात को रहे थे, एक रात और रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, पर कुछ पैसे ले देकर हो सकता है। तो मैं काफ़ी पैसे भी लेकर गया वहाँ पे कोर्ट। एंड वहाँ पे जाने के बाद पूरे 1:30 बजे तक, 8 से लेकर 1:30 बजे तक मैं पूरा कोर्ट ढूंढता रहा कि वो कमरा कहाँ है, वो कोर्ट रूम कहाँ है जहाँ पे मेरा सेशन होना है। उस गेट से एक बार नहीं कई बार आगे पीछे हुआ, मैं इधर उधर आया गया, लेकिन मुझे उस जगह पे कहीं मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है ऐसा कुछ पता ही नहीं चला। फाइनली 1:30 बजे मुझे ये बताया गया कि आपका जिस रूम को आप ढूंढ रहे हो वो रूम यही है। मैं गया तो मैंने जो उनके जज साहब के पिए थे, तो मैंने उनको पेपर दिए, तो उन्होंने कहा कि जी जज साहब तो आपका नाम बुलाते बुलाते थक गए, आपने कोर्ट क्या अवहेलना कि आपको पता है इसकी सजा क्या हो सकती है। मैंने कहा जी मैं तो 8 बजे से आया, मैं ढूंढ रहा हूँ पर मुझे कोई रूम मिला ही नहीं। करे अब जज साहब जा चुके हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं है, आप जाओ अगला डेट ले लो। उन्होंने ही जब भी अगला डेट दे दिया मुझे 26 दिसंबर का। 26 दिसंबर को मैं 8 बजे पहुंच गया। जाते ही मैं वहां पे जैसे ही गया तो वो जेंटलमैन वहीं पे बैठे हुए थे, गुरु महाराज जी के सेवक। अब तो मैं यही कहूँगा, मालिक की ब्लेसिंग्स है जो सारे सब कहते हैं कि अपने गणों को एक साथ भेजा हुआ था। उन्हीं में से एक ये भी थे जो अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। वो नहीं जो वो चाहते थे, वो जो गुरु जी महाराज ने चाहा। उन्होंने मुझसे कहा कि जी आज तो कोर्ट बैठेगी नहीं, आप वापस चले जाओ, 26 दिसंबर है, कल पार्टी हुई, तो आज कौन आने वाला है, ना कोई जज साहब आएंगे ना कोई क्लाइंट आने, कुछ कोई नहीं आने वाला, सो आप जाओ, 2 दिन बाद आके अपना फाइनल सेंटेंस लेकर जाना। तो ये जब उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद आकर फाइनल सेंटेंस लेकर जाना, मुझे लगा कि 2 दिन के बाद ये कह रहे हैं कि आज कोर्ट नहीं बैठेगी, 2 दिन बाद मतलब 2 दिन बाद मेरा सेशन होना है, ना कि फाइनल सेंटेंस मिलना है। अगर फाइनल सेंटेंस मिलने की बात है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहा है। अब बात आई कि जब तक वो पेपर लेंगे नहीं, वो पेपर आगे जाएगा नहीं, और मैं उनसे बहस कर नहीं सकता। जब एक बार उसने मना कर दी मतलब कर दी, उसकी क्या इच्छा है वो जाने, मुझे क्या करना, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा। मैं भी वापस चला गया। 2 दिन बाद जब 28 दिसंबर को मैं गया, तो जाते ही उन्होंने कहा कि जी आपका सेंटेंस आ चुका है, नीचे रिसेप्शन से जाके अपना सेंटेंस ले लो। अगेन मेरे कोई सवाल नहीं, मैं चुपचाप नीचे रिसेप्शन में गया, उन्होंने मेरे को सेंटेंस दे दिया। अरबी में लिखा हुआ था, कुछ समझ भी नहीं आया। उन्हीं से मैंने पूछा कि जी इसका इंग्लिश में कम से कम समझाओ आपके क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने ट्रांसलेट किया मेरे लिए। संगत जी वो जो सेंटेंस था मेरा वो ये कि मुझे 3 साल की सजा हुई है एंड लाइफ टाइम के लिए मैं डिपोर्ट किया जा चुका हूँ। 3 साल जेल भुगतने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, सारा आसमान बिखर चुका था मेरे लिए। चिंता मुझे इस बात की नहीं हुई कि मुझे 3 साल जेल में रहना पड़ेगा, चिंता मुझे इस बात की थी कि 3 साल तक मेरा परिवार क्या करेगा। उनके लिए मैंने इतना ऐसा कुछ इकट्ठा नहीं करके रखा हुआ है। कमाई बहुत थी संगत जी, बहुत थी, लेकिन जितनी कमाई थी उसके हिसाब से मैं इन्वेस्ट भी कर रहा था अलग अलग जगहों पे फ्यूचर प्लान के लिए लगा के। अगर पैसे इकट्ठे होते 3 साल के लिए घर वालों के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो अपना कैसे भी आराम से जीवन काटते, मैं जेल में रहता, 3 साल बाद निकलते, जो होता देख लेते, कोई बात नहीं। पर अब मैं क्या करूं, मैं तो जेल में रहूंगा,
मेरा घर परिवार सब कुछ बिखर जाएगा। चिंता मुझे सिर्फ उस बात की थी। तो मैंने पूछा कि जी कितने दिन का टाइम है मेरे लिए। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, आप जाकर अपने बिल्स जो भी हैं सब क्लियर करके 1 हफ्ते बाद आ जाना। 7 जनवरी 2018 को मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया एंड जेल जाने के बाद इतने में जो भी मेरे लोकल बिल्स थे, ताकि मुझे लोकल कोई परेशानी ना आए, किसी तरह का और कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए, एक के बाद दूसरा या दूसरे के बाद तीसरा, इसलिए मैंने लोकल सारे बिल्स क्लियर कर दिए थे। एंड जो भी था अब घर में मैसेज जा चुका था। मैंने कहा कि जी जैसे भी है वकील करके चाहे जो कुछ भी है करके मुझे कम से कम बाहर निकल जाऊं, तो मेरे पास जो कुछ भी है मालिक की कृपा से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जब मैं अंदर रहूंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्लॉट बेच दो, फ्लैट बेच दो, जो भी करना है सब की तैयारी हो चुकी थी। अंदर गए तो मैंने सबसे पहले अपील की कोर्ट में। पहला अपील आया, जब साहब से बात हुई तो उन्होंने यही मुझसे पूछा कि जी आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप ऐसी कोई गलती कर नहीं सकते हैं, पर आप मुझे 2 दिन में ये बताओ कि मैं आपको क्यों छोड़ूं। घर परिवार का वास्ता मत देना, बताओ कि मैं आपको क्यों छोड़ूं, क्यों जाने दूं। अब 2 दिन अगर वो मुझे बाहर रहने का हुक्म देते तो शायद मैं कोई सबूत ला कर भी दे सकता था उनको कि आखिर वो गलती हुई क्या थी, पास की वजह से गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग जो कुछ भी है। पर मैं अंदर रहकर कुछ कर ही नहीं सकता था, तो फोन पर भी बात नहीं कर सकते थे किसी से। तो वो 2 दिन मेरे लिए इट वॉज कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। आए, दोबारा अपील की हमने कोर्ट में, दोबारा गए। जब तक वकील हो चुके थे, वकील ने कुछ भी नहीं बोला उस दिन। तीसरी बार मुझे बुलाया गया, वकील ने फिर सेकेंड अपील, थर्ड अपील वकील ने की। तीसरी बार गए, तीसरी बार भी वकील ने कुछ नहीं बोला। मुझे लगा कि यार इनको इतने पैसे दिए क्यों हैं जब ये कुछ बोल ही नहीं रहे, तो क्योंकि मेरा कुछ केस तो कुछ बनता ही नहीं है। लेकिन वकील जब तक कोई एक्शन नहीं लेगा, कुछ बोलेगा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ अंदर बैठे बैठे। समहाउ वापस जाने के बाद हुक्म आया कि मुझे बरी कर दिया गया है, बट लाइफ टाइम बैन के साथ। 3 साल की सजा थी, 3 महीने में मेरी खत्म हो गई है। रीज़न जो भी था मुझे नहीं पता। जब तक मैं जेल में था, पहले शायद ये चीज़ मैंने कभी शेयर नहीं करा था, कल ही ये बात याद आ रही थी तो मैं उस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि जेल में मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो मुझे ये एहसास कराता था कि मेरे साथ कोई ना कोई है, पर कौन पता नहीं। एक बार उस चीज़ को ट्राई करने के लिए जानबूझकर मैंने क्या किया, जब मैं बाहर हम घूम रहे थे, घूमने के बाद जब मुझे अपने रूम में जाना था, तो जैसे ही रूम का दरवाज़ा मैंने ज़ोर से खोला और अंदर जाते ही मैंने रूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने की कोशिश की। जैसे ही बंद करने की कोशिश की संगत जी, ऐसा लगा किसी ने दरवाज़ा रोका है और एक बहुत ही तेज़ ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। एकदम से मैंने ना चाहते हुए भी उस झोंके की तरफ देखा कि मेरे कान की तरफ से इस तरफ से निकल के गया है। मैंने देखा, मुझे तो कुछ दिखा नहीं, पर वो एक सनसनाहट सी और वो ठंडी सी चीज़ जो मुझे छूते हुए निकली, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो है। क्या है मुझे नहीं पता। इस चीज़ को एक बार और ट्राई किया मैंने। मेरे पास 2 चॉकलेट थे उस टाइम बचे हुए। एक चॉकलेट मैंने खाया और एक चॉकलेट मैंने एक जगह पे रखा कि आप जो भी हो, अगर इस चॉकलेट को आपने खा लिया तो मैं मानूंगा कि आप मेरे साथ हो, पर कौन हो मुझे नहीं पता, और नहीं खाया तो मैं समझूंगा ये मेरा वहम है। थोड़ी देर बाद सोकर जब मैं उठा था तो संगत जी सिर्फ वहां पे रैपर रखा हुआ था, चॉकलेट नहीं था। अब वो कौन थे, क्या था, क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। पर हाँ, ड्यूरिंग दोज 3 मंथ्स मुझे जेल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। सब कैदियों से काम करवाया जाता था, अलग अलग जगह भेजे जाते थे, पर मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हर कोई मेरी इज्जत करते थे, सुपरवाइजर वगैरह भी मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं बोला और बड़ी ही इज्जत से आकर बात करते थे। अब वो सब क्या था मुझे नहीं पता। मैं खुद हैरान होता था कि मेरे साथ ही ये सारे लोग इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं, पर जब कोई काम के लिए कहते नहीं थे तो मैं भी कुछ करता नहीं था। जिस तरह से भी जीवन बिता जेल में, गुरु महाराज जी की कृपा। वापस आने के बाद मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था कि मैं अब अपने जीवन में क्या करूं।
मैं इंडिया में जॉब कर नहीं सकता था, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी सैलरी थी उस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा था मार्केट में। अब वो सैलरी नहीं रही, अब वो उस इन्वेस्टमेंट का भी क्या। पहली बात, सैलरी में तो मैं कर ही नहीं सकता इंडिया की सैलरी में। जब तक अपना बिजनेस नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। बिजनेस होने के बावजूद भी मेरा यही प्लान था कि मुझे कुछ कट करने पड़ेंगे अपने इन्वेस्टमेंट में, जो भी करें उसे मुझे कैश क्लेम करना पड़ेगा, चाहे मतलब इस तरह से मेरा ड्रॉप ऑफ प्लान था। फाइनली यही हुआ कि अब एक फ्लैट है जो इट वाज ह्यूज, एंड अगर मैं ये बेच दूं तो मेरे छोटे फ्लैट के ईएमआई जाया करेंगे, प्लस अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ इसमें से, और कुछ महीने के लिए पैसे भी बच जाएंगे ताकि अपना घर परिवार भी ठीक ठाक चलता रहे। उस पर हमने काम करना शुरू किया। गुरु महाराज जी की कृपा से सफलता मिली, फ्लैट बिके, एंड पैसे भी पूरे आए नहीं थे, बट मैं अपने जो भी हमारे लोकल फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स थे मैं सबसे मिल रहा था। उन्हीं में से एक क्लाइंट से मैं मिलने गया था, इट वाज मंडे। जब मैं उनसे मिलकर वापस आ रहा था, इसके बीच में एक और बातें हुई थी जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि सत्संग का हिस्सा है इसलिए मैं डेफिनेटली उसको शेयर करना चाहूँगा। कि उसी टाइम मैं जिनसे फ्लैट लिया था तो उनसे मेरी बात हो रही थी, उनसे मैंने बेचने की बात की, तो उन्होंने कहा कि सुबोध जी हम तो आपके लिए विला का इंतजाम कर रहे थे पर आप अपने फ्लैट बेचने की बात कर रहे हो, ये क्या बात होगी। तब मैंने उनको सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया भी नहीं, तो एक काम करो मैं आपको एक जगह भेजता हूँ, आप वहाँ पे जाओ, वो इंडिया के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर हैं एंड डेफिनेटली उनसे आपको मदद मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा सब कुछ बताते हैं, उपाय वगैरह बताते हैं, जो बताते हैं वो सब वैसा ही होता है जैसा वो बताते हैं। मैं अपना उपाय उनसे करा रहा हूँ और मेरे साथ बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। मैं भी एक बार मतलब आई वॉज ऑन बैक फुट, नाउ आई एम जस्ट सो मच इन बिजनेस एंड जस्ट हैविंग सो मेनी न्यू थिंग्स एंड ऑल दिस। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। सो मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझसे मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, मैंने बताया, तो उन्होंने मेरी कहते ना कि एक पूरी कुंडली निकाल कर मेरे सामने रख दी, और उन्होंने उसमें सब कुछ जो कुछ भी बताया सब कुछ ठीक था। उसमें से उन्होंने एक ये चीज भी बताया कि आपको जेल होना है। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज टेकन बैक। मैंने कहा मेरे साथ, मैं जेल? मैंने कहा मेरे जैसे सीधे साधे इंसान को जेल हो गई तो फिर ये क्या है, क्यों, ऐसा क्या कारण रहेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिससे आपको जेल जाने की जरूरत है, वो कुछ भी उल्टे सीधे इल्जाम आपके ऊपर लग जाएंगे एंड आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है तो ये तो होकर ही रहेगा। तब मैंने उनको बताया कि इसी सिचुएशन से निकल कर मैं बाहर आ रहा हूँ, यानी ऐसी सी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा देखो सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ झूठ होता ही नहीं है। तो उन्होंने अपने जो भी उनके अपनी विद्या के हिसाब से हिसाब किताब में उपाय था वो सब उपाय उन्होंने बताया, उपाय करने को बोला, सब उपाय मैं कर रहा था। उस मंडे को जब मैं अपने क्लाइंट से मिलकर आ रहा था तो छतरपुर मेट्रो में उतरकर मुझे लगा कि चलो मैं बस में चला जाऊंगा भाटी माइंस। बस का वेट कर रहा था, करीब 1 सवा घंटा वेट करने के बाद भी बस नहीं आई, जबकि वहाँ की बस की फ्रीक्वेंसी 10 से 12 मिनट की है। तो मुझे लगा पता नहीं आज क्या हो गया, बस क्यों नहीं आ रही है। काफ़ी थक गया हूँ मैं, सो मैं टैक्सी या ऑटो जो भी मुझे मिले वो मैं ले लेता हूँ एंड आई हैव टू गो होम। सो मैं बस स्टैंड से उठकर नीचे रोड पे आ गया, ये सोचकर कि मुझे कोई टैक्सी या ऑटो जो मिले वो लेके मैं चला जाऊंगा। जैसे ही मैं आया उधर से एक कार आती है, अब बिल्कुल मेरे आगे रुकती है। अंकल जी ने शीशा खोला एंड पूछते हैं कि गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। इतने में 4 आंटी जी पता नहीं कहाँ से, वहां पे तो वो थी नहीं, पता नहीं कहाँ से सडनली आए, उन्होंने दरवाजे खोले बिना कुछ पूछे एंड वो गाड़ी में बैठ गई। अंदर वो लोग बातें की आपस में, एंड पीछे से जो एक आंटी जी थी उन्होंने शीशा खोला एंड बोलते हैं कि अंकल जी गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी आंटी जी। कह रहे आ जाओ तुझे अंदर आ जाओ फिर। मैंने कहा अच्छा है लिफ्ट मिल रहा है, चलो चल लेते हैं, मुझे कौन सा गुरुजी जाना है, मैं मेन रोड पे ही बाहर उतर जाऊंगा, या अगर अंदर भी गया तो मैं पैदल अपने वहां से लायक वहां तक तो मुझे लिफ्ट मिल ही जाएगी, उसके बाद मैं पैदल भाटी चला जाऊंगा। बस का इंतजार करने से या टैक्सी का पैसा देने से तो अच्छा है फटाफट चलो इसमें चल देते हैं। मैं बैठ गया, अंदर सबके सत्संग शुरू हो गए। अब मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि ये सब क्या हो रहा है।
ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे जो कि इम्पॉसिबल है, हमारी दुनिया में इम्पॉसिबल है। जो बिना गुरु भक्त वाले होते हैं उनकी दुनिया में तो इम्पॉसिबल ही होता है उनके लिए। जो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। उनमें से एक सत्संग शेयर करता हूँ मैं कि आंटी जी कह रही थी कि रात को 12 बजे उठी, चाय प्रसाद बनाया, गुरु जी को भोग लगाया। अंकल जी जो थे वो करे कि तुम क्या कर रहे हो अभी इतनी रात को? करे कि जी गुरु जी का मैसेज आया है कि चाय प्रसाद का भोग लगाओ। करे इतनी रात को मैसेज आ रहा है चाय प्रसाद का भोग लगाओ, ये क्या पागलपंती है? करे हाँ मैसेज देखो। करे कौन सा मैसेज? करे ग्रुप में देखो। ग्रुप में देखा। करे कहाँ पे? यहाँ पे तो मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आंटी जी ने अपना फोन दिखाया। करे मेरे पास मैसेज है और मेरे लिए मैसेज है, तो आपको क्यों दिखाई देगा? एक ही ग्रुप है संगत जी, दोनों अंकल जी आंटी जी उस ग्रुप में हैं, पर आंटी जी को मैसेज दिख रहा है, अंकल जी को वो मैसेज नहीं दिख रहा। मैं अंदर ही अंदर हंस भी रहा हूं कि ये क्या पागलपंती है। लेकिन उस दुनिया का मुझे कुछ भी एहसास नहीं था। फतेहपुर पहुंचे तो सबके सत्संग हो चुके थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अंकल आप अपना सत्संग शेयर करो। जब तक मुझे सत्संग समझ में यही आया था कि आप जो एक्सपीरियंस करते हो उसे बताओ, वही सत्संग है। मुझे तो जल्दी जल्दी कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उनसे सीधे यही बोल दिया। मैंने कहा जी दुबई में जॉब करता हूं मैं, नोएडा में मेरा घर है, पर जब भी छुट्टी पे आता हूं एक बार मेरा यहाँ पे आना हो ही जाता है। उन्होंने भी कहा कि जी मालिक की कृपा ही ऐसी होती है, वो अपने भक्तों को अटेंडेंस तो उनसे लगवा ही लेते हैं। तो ये सब बातें करते करते हम लोग साउंड पब्लिक स्कूल तक चले गए। अब वहां तक जाते जाते मेरे अंदर में जो मेरे भाव आए वो यही कि यार मुझे तो बड़े मंदिर जाना ही चाहिए, क्योंकि मैं इन लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा हूं जो गुरु के भगत हैं। भाई तुम में गुरु भक्ति नहीं है, बात समझ में आती है, पर इनको तो चीट मत करो। बेचारे इतने नादान, 5 लोग, पांचों एक दूसरे को जानते नहीं, एक साथ आए गुरु भक्त बनकर एंड आपस में अब एक दूसरे के साथी हो चुके हैं। तो इन लोगों को चीट करना अच्छा नहीं है। सो इनको एहसास मत होने दो कि तुम गुरु भगत नहीं हो। सो ये सोचकर मैं इन लोगों के साथ ही बड़े मंदिर चला गया। जाकर गुरु महाराज जी से मैंने यही कहा कि गुरु जी महाराज आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं आपके पास आना नहीं चाहता था, पर आप क्यों यहाँ बुलाए हो मुझे नहीं पता, पर ये मेरा आखिरी वक्त है, इसके बाद मैं आपके पास नहीं आने वाला। चला गया। उस दिन मंडे था तो समोसे प्रसाद चाय प्रसाद मिला, लेकर मैं चला गया। अगले मंडे को मैं फिर से क्लाइंट से मिलकर आ रहा था। चूंकि ये मंडे था, मंडे को पूरे दिन बड़े मंदिर खुलते थे। सो मुझे लगा कि आज भी कोई ना कोई मुझे मिलेंगे। अगर मैं बस से जाने की कोशिश करूंगा तो बस तो आएगी नहीं, कोई ना कोई गुरु भगत आ जाएंगे और मुझे लेकर बड़े मंदिर चले जाएंगे जहां पे मुझे जाना ही नहीं है। मैंने क्या चालाकी की, जैसे ही मेट्रो से उतर के आए तो जहां पे ग्रामीण सेवा होती है शेयरिंग वाली, मुझे लगा भी इन लोगों को तो 15 रुपए से मतलब है। उस टाइम 15 रुपए लगा करते थे। मैंने कहा इन लोगों को तो 15 रुपए से मतलब है, क्या मतलब बनता है कि मैं 2 किलोमीटर पे उतर रहा हूँ, अब मंदिर तक जा रहा हूँ, जहां बोलोगे यहाँ उतार देंगे। मैं मोड़ पे उतर जाऊंगा, आगे मैं भाटी पैदल चला जाऊंगा, इन लोगों को जाने दो बड़े मंदिर। ये सोचकर मैं उसमें बैठ गया। संगत जी सावन पब्लिक स्कूल के पास पहुंचकर जो नज़ारा मैंने देखा, मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है। लेफ्ट एंड सेंटर दोनों लेन बिल्कुल जाम पैक, गाड़ियां मूव नहीं हो रही। राइट लेन बिल्कुल फ्री में बहुत स्पीड में चल रही है। इस ऑटो वाले अंकल जी ने ऑटो को राइट लेन में ले लिया। मैंने कहा इन लोगों को ऑटो चलाना भी नहीं आता, पता नहीं कि इनकी लेन कौन सी है। इनको या तो लेफ्ट या सेंटर में रखते, ये राइट में जा रहे इतनी स्पीड में तो कार के लिए होनी चाहिए। मगर इन लोगों को कुछ पता होता नहीं, इसलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, अपनी लेन में चलते ही नहीं है। अब इनको कौन समझाए। अब इच्छा तो मुझे वहाँ उतरने की थी, मैंने चलो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, वहाँ तो ये ऑटो वाला रोकेगा ही रोकेगा। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे उस टी पॉइंट पे सेवादार अंकल जी खड़े, सारी गाड़ी जो भी आ रही है सारी गाड़ियों को वो गुरुजी महाराज के मंदिर की तरफ मोड़े जा रहे हैं। मैंने कहा रवि इनको ट्रैफिक का रूल भी नहीं पता कि कौन सी गाड़ी को सीधे, किसको यू टर्न, किसको लेफ्ट, किसको राइट, मतलब कुछ नहीं पता। और ये पता मतलब आता तो कुछ है नहीं, आके सेवक बन जाते हैं कि जी हम सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हो आप? बड़ा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही इस ऑटो वाले ने लेफ्ट ली सेवादार के हुक्म के हिसाब से,
मुझे लगा कि मैं इनको बोल दूं कि जी आप यहीं रोक दो, मैं यहीं उतर जाता हूँ। फिर लगा कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो इनके पास थोड़ी, कहते हैं ना कि कभी भी जवाब दे देते हैं ये किसी को भी। तो अगर जैसे ही मैं बोलूँगा कि जी रोक दो, मुझे यहीं उतरना है, तो वो भी उल्टे मुँह जवाब दे देंगे कि जी आपके गुरुजी यहीं रहते हैं क्या। मैंने कभी गुरुजी की बेइज्जती हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो संगत है इनको तो फर्क पड़ेगा। मैंने चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे चल लेते हैं बड़े मंदिर तक, वहां से वापस आ जाएंगे। सो बड़े मंदिर तक गए, जैसे वहां पे उतरे तो मैं वापस आने लगा तो मैंने क्या महसूस करा कि मैं अपना कदम आगे बढ़ा तो रहा हूं, एक कदम आगे बढ़ाऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे 3 कदम पीछे खींच रहा है, और मैं सच में संगत में पीछे की तरफ जा रहा था। अपना एक कदम आगे बढ़ाऊं तो 3 कदम पीछे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा सुबोध ज्यादा कंफ्यूज मत हो, शायद अंदर से बुलावा है, तो एक बार चल लो। आज तो आखिरी बार है, आज के बाद तो आना ही नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आधा घंटा, कोई बात नहीं, चल लो। तो संगत जी मैं चला गया। जैसे ही दरबार में गया तो मालिक से मैंने यही कहा कि गुरुजी महाराज, मैं आज भी बड़े मंदिर नहीं आना चाहता था, आप क्यों बुलाए हो मुझे नहीं पता, पर आज ये आखिरी टाइम है, आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। एंड मैं बाहर जाकर चाय प्रसाद, समोसे प्रसाद लेकर मैं घर चला गया। जीवन में सब कुछ वैसा ही बिखरा हुआ था, कुछ भी सुधर नहीं रहा था। चेक्स जाते जा रहे थे, पैसे जाते जा रहे थे, कुछ भी आने का नाम नहीं था, 1 पैसे का इनकम नहीं, जाने के सारे रास्ते खुले। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। न दिन को चैन, न रात को चैन। रात को 3-3, 4-4 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आती थी। लगता था कि इतना मेहनत करने वाला इंसान, इतनी तरक्की करने वाला इंसान, सडनली उसके हाथ पैर एकदम से, कहते हैं ना कि रोक के रख दिए हैं, किसी ने बांध के रख दिए हैं। क्या मैं करूं तो करूं क्या। इंडिया में जॉब कर नहीं सकता था, जॉब के कुछ ऑफर थे भी, पर जब तक वो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी जो आपके एक्सपेंसेस हैं, क्या करोगे अपने आप को बांध कर। वहां पे बंध जाओगे तो फिर आपके पास दूसरा रास्ता ढूंढने का समय भी नहीं है। जब तक मैं फ्री हूं, आई कैन लुक फॉर इट। सो बात यही आई कि मुझे अपना बिजनेस ही करना है। अब वो जो सर्वर मुझे चाहिए था इतनी आसानी से, इतना मार्केट से मिलता भी नहीं है, एंड यू नो आई हैव टू गो फॉर सो मेनी अदर थिंग्स। सो मैं उस हिसाब से अपनी पूरी तैयारी कर रहा था, पर कहीं से कुछ भी आने का कुछ ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं कौन सा महीना था, मैं टेलीपैथी दर्शन में ये देख रहा हूं कि मैं अपने घर में एक सिंगल चारपाई पे सोया हुआ हूं। मेरी पूरी फैमिली मेरे इर्द गिर्द है। मेरे मम्मी पापा दूसरे कमरे में आराम कर रहे हैं और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सडनली दरवाजे को किसी ने नॉक किया। रजनी बोलती है, शिवम बेटा जरा देखो जाकर दरवाजे पे कौन है। मैंने उसको रोका, मैंने कहा बेटा 1 मिनट रुको। मन में जो भाव आए संगत जी वो यही कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरा बच्चा जाएगा, घर के हम सारे लोग घर में हैं, बाहर से किसी को आने की कोई सूचना नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस वक्त कोई गलत आत्मा भी आकर आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि बाहर से और कोई हेल्प मिलने की कोई उम्मीद नहीं है बारिश के इस मौसम में। तो कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से इस मौसम का फायदा उठाते हैं। सो जस्ट आप बैठो यहाँ पे, मैं जाके देखता हूँ कि कौन है। मैं गया, जाते ही मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही संगत जी मैंने देखा बाहर, दरवाजे के बाहर गुरुजी महाराज पीले चोले में साक्षात खड़े हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, पर मालिक के बदन पर, उनके चोले पे पानी का एक छींटा तक नहीं। मैंने कहा गुरुजी आप। मालिक अंदर आइए। गुरुजी महाराज अंदर आए, उस चारपाई तक चलकर आए। गुरुजी ने बोला, पुत्र मैनू आराम करना है। जल्दी में मुझे कुछ दिखा नहीं, उस चारपाई की तरफ इशारा किया मैंने, गुरुजी महाराज आप यहां विराजमान कीजिए। गुरुजी महाराज बैठे। चंद लम्हों बाद ही उन्होंने कहा कि पुत्र मैनू सोना है और कोई मैनू डिस्टर्ब ना करो। मैंने कहा जी गुरुजी। संगत जी हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज अपनी लाइफ में कभी सोए नहीं है, पर इस तरह से सोने के लिए जो मालिक बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या कल्याण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं, सिर्फ गुरुजी महाराज जानते हैं। हम सब नहीं समझ सकते इस चीज को। करीब 1 से 1.25 घंटा गुरुजी महाराज उस चारपाई पे सोने के बाद
उठे। मैं मालिक के पीछे था। गुरुजी महाराज मेरी तरफ देखकर बोलते हैं कि पुत्र तू दस मैनू कि तेनू की चाहता। मैंने हाथ जोड़े। मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं कुछ नहीं जानता, आप सब कुछ जानते हो, जो आपकी रजा मेरे मालिक, मैं कुछ नहीं कहूंगा। गुरुजी महाराज ने यही कहा कि चंगी गल किता। उसके बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। तो मैंने उस चुप्पी को तोड़ते हुए गुरुजी महाराज से यही पूछा कि गुरुजी महाराज आखिर मेरी गलती क्या थी। गुरुजी ने कहा पुत्र तेरी कोई गलती नहीं थी, जो होना सीखा हो गया, समय दी लोट सी, होना सीखा हो गया। संगत जी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कौन यकीन करेगा कि एक पास की वजह से किसी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। कोई यकीन नहीं करेगा। 10 तरह के लोग, 10 तरह की बातें, पर सच क्या है ये परमात्मा जानता है। थोड़ा बहुत मैं जानता था। गुरुजी ने यही कहा कि पुत्र तेरी कोई गलती नहीं सीखी। बहुत अच्छा लगा अपने परिवार के सामने ये सुनकर कि मेरी ऐसी कोई गलती नहीं थी, या मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जो बात थी वो मैंने अपनी तरफ से सबके सामने रखी। किसने क्या यकीन किया, उनकी अपनी इच्छा। गुरुजी महाराज जाने लगे तो मैंने उनको रोका कि गुरुजी महाराज अगर कुछ उपाय करना है तो आप प्लीज वो बता दो। संगत जी अब मैं यहाँ पे अपने मन की वो बात बताता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि मेरे मन में यही था कि मैं उपाय तो करवा रहा हूँ एक एस्ट्रोलॉजर से। वो जो भी उपाय उन्होंने बताया है, जल प्रवाह ऐसे करना, वैसे करना, इस दिन को ये, उस दिन को वो, मैं सब कुछ कर रहा था पूरी ईमानदारी से, टाइम टू टाइम, पूरी श्रद्धा से। मेरे मन में उस टाइम यही बात आई कि गुरुजी महाराज जो मेरे सामने थे वो सिर्फ एक इंसान, वो एक सिर्फ संत नहीं थे। मैंने उन्हें परमात्मा के रूप में देखा था वहां पर। आप खुद सोचो कि पहले मुझे अपने गुरु पे, इसी गुरु पे भरोसा नहीं था, पर इस रात को जब वो मेरे टेलीपैथी दर्शन में आते हैं तब मैंने उन्हें परमात्मा के रूप में देखा, इसलिए मेरा विश्वास आया उन पर। तो मुझे लगा कि जो उपाय मैं एक इंसान से करवा रहा हूं, अगर वही उपाय परमात्मा बताते हैं तो इनसे क्या गलती हो सकती है, कुछ भी नहीं। एक इंसान के बताए हुए उपाय को मैं टाइम टू टाइम, मिनट सेकंड तक का हिसाब रख रहा हूं, जो कि शायद गलत भी हो सकता है। परमात्मा तक का तो गलत नहीं होगा। वो जिस टाइम पे जौन सा दिन बोलेंगे मैं उसी टाइम पे वही चीज करूंगा। बता तो दें रास्ता क्या है। इसलिए मैंने इनसे पूछा था कि गुरुजी महाराज अगर कुछ उपाय करना है तो आप प्लीज बता दो। गुरुजी महाराज का जवाब यही आया कि नहीं पुत्र, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो तू कर रहा है करता रह, जिस रास्ते पे चल रहा है चलता रह, मंजिल तक जाएगा। गुरुजी महाराज उठकर फिर जाने लगे। मैंने उनको एक बार फिर से रोका। हम इंसानों की आदत होती है ना, एक पंडित जी भी अगर घर में आ जाते हैं तो एक बार जब हमारे कमरे में बैठे हों, हॉल में बैठे हों, एक बार चरण स्पर्श वहां कर लेते हैं। दरवाजे से निकलने लगते हैं एक बार चरण स्पर्श वहां कर लेते हैं। अगर हमको गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं तो एक बार चरण स्पर्श वहां कर लेते हैं, कोई ब्लेसिंग्स रह ना जाए। यही बात मेरे अंदर थी। सो मैंने जाते जाते गुरु महाराज जी को बोला कि गुरु जी महाराज जाते जाते प्रभु आप आशीर्वाद देकर जाओ। गुरु जी महाराज मेरे कंधे पे मेरा पीठ थपथपाया और बोले जा पुत्र तेरा कल्याण कितना। गुरु जी महाराज चले गए वहां से। हमने कोई भी, हम में से किसी ने भी उनका पीछा करने की कोशिश या दरवाजे तक जाने की कोशिश नहीं की। शायद हमारी ऐसी मति मन में आई नहीं वो बात। जैसे ही गुरुजी महाराज गए मेरी नींद खुली, मैं उठा, मैंने रजनी को उठाया। मैं कहा सुनो। करे हाँ जी। मैंने कहा गुरु जी आए थे। करे कहाँ। मैंने कहा सपने में। एंड वो सारी की सारी बातें मैंने रजनी से कह दी। संगत जी उस टाइम जो खुशी मेरे चेहरे पे, मेरे कतने की मेरी आत्मा में जो वो खुशी थी, उस खुशी को ऐसा लगता है मैं कब से तलाश कर रहा था, पर नहीं थी वो मेरे अंदर। बहुत ही मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, बहुत ही खुशी, ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन ही बदल चुका है। वो सब सारी परेशानियां खत्म हो चुकी है जिस चीज से मैं जूझ रहा था। जबकि हकीकत तो ये है कि सब कुछ मेरे सामने ही था, पर ऐसा लग रहा था वो विश्वास कि सब कुछ, अब सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, मालिक आए हैं, वो ब्लेस करके गए हैं, अब सब बदल जाएगा। अब मैं
जो भी गुरु जी महाराज ने ब्लेसिंग्स दी उसको मैं एक कहते हैं ना कि एक उसका आंसर ढूंढने लग गया। उन सारी संगतों से, बहुत सारी संगत से मिला मैं, बड़े मंदिर में, आसपास में। अरे इन सबको ये सुनाता था कि कोई तो मुझे जवाब दे कि इसका मतलब क्या है, पर कहीं से कोई कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा था संगत जी। 30 दिसंबर 2018 को मैं गुड़गांव अपने आंटी जी के पास गया। वहां पे बैठकर बातें होने लगी। बातों बातों में उन्होंने, मेरी आंटी जी ने यही बोला कि आपके पास जो गुरुजी हैं, आपके घर के पास ही गुरुजी हैं, आप वहां पे क्यों नहीं जाते हैं? आप वहां पे जाओ, उनको मानो कि उनकी बहुत मतलब ब्लेसिंग्स होती है। उनका सत्संग घर में होता है ना, बहुत ब्लेसिंग्स होती है उनके सत्संग में। हमने भी घर में करवाया था। तो पता है हमारे घर में जो हमने जोत जलाई थी गुरुजी महाराज की, वो जोत की लौ जो है वो आधे मीटर, 1-1 मीटर तक ऊपर जाती थी। मैंने कहा अच्छा ऐसा कैसे? हम तो घर घर में पाठ करवाते हैं, वो काफी मतलब हवन वगैरह होता है, तो उस हवन में भी इतनी ऊंची तक लौ नहीं जाती। आंटी आप कह रहे हो कि दीपक से इतनी ऊंची लौ जाती है, मतलब उनकी ब्लेसिंग्स को आप ये कहना चाह रहे हो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? करे हाँ। मैंने कहा अच्छा मैं भी घर में सत्संग करवाऊंगा। कर जी आप कैसे करवाओगे, आप तो गुरु जी को मानते भी नहीं हो। तो गुरु जी की महिमा, गुरु जी के वो टेलीपैथी दर्शन मैंने आंटी जी को शेयर किया। जब मैं शेयर कर रहा था, जब भी वो उनकी कहते ना कि आंखें फटी की फटी रह गई। वो एकदम बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे कि अच्छा इतना सब कुछ हुआ आपके साथ। मैंने कहा जी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं रहा था। करें गुरु जी का सपने में आना सिर्फ सपना नहीं होता। मैं पिछले 6 साल से गुरु जी को मान रही हूँ, आज तक कभी कोई मुझे फ्रेग्रेंस नहीं आई, कभी सपने में नहीं आए। सुबोध आपके सपने में अगर वो आए हैं, आप उनको मानना शुरू करो, फिर देखो आपका कल्याण कैसे होता है। आप सबको छोड़ दो, जिनको भी मानते हो सिर्फ अपने मालिक को मान लो, गुरु जी को मान लो, फिर देखो आपका कल्याण कैसे होता है। अब बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि क्या कहने का मतलब क्या है, पर वो सवाल जो मेरे जहन में चल रहा था कि आखिर उसका मतलब क्या है, जो भी गुरु जी महाराज ने टेलीपैथी दर्शन में दिखाया उसका मतलब क्या है। तो मुझे यही लगा कि शायद जो आंटी जी ये कह रही हैं कि आप उनको मानना शुरू कर दो और फिर देखो नजारे। मन में भी यही बात आई कि बस मालिक एक बार मैं आपके चरणों में आ जाऊं, मंदिर आ जाऊं। सिंस इट वॉज 30th of December, मुझे लगा कि मैं 31 दिसंबर को गुरु महाराज जी के चरण शरण में जाकर अपना सब कुछ उनके चरणों में छोड़कर ये कह के आ जाऊं कि मालिक 2018 जो आपने दिखाए हैं इसे हमारे जीवन में दोबारा नहीं लाना। कल से 2019 होने वाला है, नई जीवन, नई शुरुआत, नई ब्लेसिंग्स अपनी कृपा के साथ। 31 दिसंबर को हमारे कॉलोनी में न्यू ईयर की प्लानिंग थी। चूंकि मैं वहाँ पे था तो सारे आसपास के बच्चे थे कि चाचू आप यहाँ पे हो तो हम मना भी लेंगे, अदरवाइज हमारे पेरेंट्स तो हमें छोड़ते ही नहीं है, आपके साथ तो हमें रहने भी देंगे। सो हम पूरी तैयारी कर रहे थे सुबह से ही। 2 बजे के आसपास मैं रजनी को बोला, मैंने कहा आप तैयार हो जाओ, हम एक बार बड़े मंदिर होकर आते हैं। जब तैयार होकर हम निकले, इट वॉज 2:55। जैसे ही निकले तो जो जहाँ पे तैयारियां चल रही थी उनको 1 घंटे का काम मैं दे चुका था। मुझे लगा था कि आज मंडे है, जाके समोसा प्रसाद चाय प्रसाद ही तो मिलेगा, फटाफट लेके आ जाएंगे गुरुजी के चरणों में अरदास लगा के, एंड फिर आके हम अपनी सेवा में लग जाएंगे। तो जैसे ही जाने लगा तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल मिल गए जो हमारे वहाँ पे पूरी तैयारी कर रहे थे न्यू ईयर इवेंट की। मैंने उनको बोला, मैं कहा उन्होंने मुझसे बोला कि चाचू आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं बड़े मंदिर होके आता हूँ एक बार, 1 घंटे का काम मैंने आप लोगों को दे दिया है, 1 घंटे में आप लोग इतना करके रखो, उसके बाद मैं आऊंगा तो फिर देन आई विल ज्वाइन। उन्होंने कहा कि चाचू आज के दिन अगर आप बड़े मंदिर गए तो रात के 11, 12, 1, 2 कितने बजेंगे कुछ पता नहीं, उससे पहले तो आप आने वाले हो नहीं, और जब आप नहीं रहोगे तो ये पार्टी तो होनी ही नहीं है, हमारे घर वाले हमें नहीं भेजेंगे, तो क्या फायदा इन चीज़ों का। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, 1 घंटे का काम मैंने दिया, आप लोग 1 घंटे का काम इतना फिनिश करके रखो जब तक मैं आ जाऊंगा 1 घंटे में, एंड उसके बाद में कंटिन्यू कर लेंगे हम। करे चाचा आप आज गए तो 1 घंटे में तो आ ही नहीं पाओगे, मानो मेरी बात मत जाओ। मैंने कहा गुरु जी का नाम लेकर निकले हैं तो मैं जाऊंगा तो जरूर, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं दरवाजे से ही मत्था टेक के आ जाऊंगा, पर मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। ये बोलकर मैं निकला वहां से। जैसे ही हम जा रहे थे तो संगत जी और दिन तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया,
पर 31 दिसंबर 2018 को, जो कि मंडे था, मैं देखा हमारी तरफ से भी इतनी सारी बसें इधर लेफ्ट राइट पूरी खड़ी है, लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, बहुत सारी संगत है, फार्म हाउस के अंदर से संगत को निकाल कर मतलब अंदर बाहर पूरा किया जा रहा है। मैंने कहा इतनी सारी संगत आज के दिन क्या कर रही है यहाँ पे, ऐसा क्या है। मैं टी पॉइंट पे पहुंचा, वहां से मैंने राइट ली बाइक। किसी भी बाइक या कार को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, मुझे रोका नहीं। हम अंदर चले गए। जैसे ही बड़े मंदिर के पास पहुंचे तो देखा यहाँ पे तो टेंट लगा हुआ है एंड साउंड सिस्टम, वीडियो सिस्टम, पूरा सब कुछ लगा हुआ है, बहुत जोर शोर की तैयारी चल रही है। मैंने कहा ये सब क्या है, आज के दिन ऐसा क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे लगा कि भाई बाइक तो यहाँ पार्क करने नहीं देंगे। फिर पता नहीं क्या मन में इच्छा आई, टेंट के साथ ही 2 सेवादार अंकल खड़े थे, उनके बीच में मैंने बाइक लगा दी। मुझे लगा अगर ये बोलेंगे कि जी बाइक बाहर लेकर जाओ, यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, तो मैं ये बोलूंगा कि जी पहले आंटी को मत्था टेक के आ जाने दो, फिर मैं मत्था टेक के आ जाऊंगा, उसके बाद हम चले जाएंगे, हम कौन सा यहाँ पे रुकने वाले हैं इतनी भीड़ में। जैसे ही मैंने बाइक खड़ी की संगत जी, मुझे किसी ने रोका नहीं। तो अब मुझे फायदा उठाना था कि चलो कोई टोकते तो मैं ये भी बोलता कि पहले हम एक एक करके मत्था टेक लेंगे। अब किसी ने रोका ही नहीं, तो अब क्या रोकना। हम जाके जोड़े वहीं पे उस टेंट में ही जोड़े घर भी बने हुए थे। जैसे ही हम गए, सबसे पहले हमारे जोड़े ले लिए गए। मुझे लगा इतनी भीड़ में सबसे पहले हमारा, चलो अच्छी बात है भी, हमें तो जल्दी जाना है, ले लिए, अच्छी बात है। अब हुआ कि जो लाइन लगी हुई थी वो बाहर से आ रही थी, पूरे मेन रोड से, बहुत लंबी लाइन थी। मुझे लगा अगर हम यहां से लाइन में लगने की कोशिश की तो हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। यहीं पे एक अंकल में एक आंटी में चले जाओ, इतना तो एडजस्ट कर ही लेंगे, संगत बहुत समझदार है यहाँ की, इतना तो एडजस्ट कर ही लेंगे। सो आंटी की लाइन में, मैं अंकल की लाइन में अपना लग गया एंड लगा के चलो जो भी है, नजदीक हम दरवाजे के पास ही हैं। तीसरी लाइन मैंने देखी संगत जी, वो बिल्कुल खाली था, सिक्योरिटी गेट वहां पे लगा हुआ था पर उसमें कोई भी नहीं थे। मन में जो बात आई वो यही कि शायद किसी वीआईपी के लिए होगा। सेम टाइम पे मेरे मन में ये बात भी आ गई कि इस दर पे वीआईपी कौन है, जिसने जितना नाम ले लिया मालिक के उतना नजदीक, और कोई वीआईपी नहीं होता यहाँ पर। मालिक के दर में कौन सी पैरवी और कौन सा क्या। चलो क्या पता मालिक ने ये दर मेरे लिए खोल रखा हो, ये लाइन मेरे लिए खाली कर रखा हो। मन में ये बात आई और मैं उस गेट पे चला गया जो बिल्कुल खाली थी। जैसे वहां पे गया, सेवादार अंकल ने मुझे देखा, कुछ नहीं बोला। मैं समझ गया कि यहाँ से हम जा सकते हैं। मैंने आंटी को बोला, मैं आप इधर आ जाओ, हम यहीं से अंदर चलते हैं, हम यहाँ से जा सकते हैं। इससे पहले कि आंटी जी मेरे पीछे आती, कोई 3 संगत आ चुके थे मेरे पीछे, और उन तीनों का मतलब कुछ ऐसा था, विवरण अगर मैं कहूँ थोड़ा सा, कि शायद कोई लेबर थे एंड कहीं से आसपास से ही काम करके आ रहे होंगे। जाते आते उन्होंने सोचा कि चलो मत्था टेकते हुए चलो, चाहे जो कुछ भी, मतलब जो मुझे देखकर ऐसा लगा वो कुछ ऐसा था। तो मन में बात आई कि मैं या तो मैं पीछे चला जाऊं, भाई उनको तो मैं ये कह नहीं सकता कि आप पीछे चले जाओ, पीछे क्यों करना किसी को, मैं पीछे जा सकता हूं पर इनको तो पीछे नहीं कर सकता। आंटी 3 के पीछे हैं, मैं आगे हूं, हम आगे पीछे हो जाएंगे, या तो उनको आगे बुला लूं या मैं पीछे चला जाऊं। फिर मन में जो बात आई, जो मालिक का हुक्म कि कोई भी अपनी लाइन मत तोड़ना, जो जहां पे हो जैसे हो वैसे ही रहना, वहीं पे उसको ब्लेसिंग से, उसके हिसाब से मालिक की कृपा वहीं पे बरसती है। तो मुझे लगा मालिक की बात को क्यों टालना, मालिक का जो हुक्म है उसे मानो। आंटी जहां पे हैं वहीं पे हैं, मैं जहां पे हूं वहीं पे हूं, आगे जो मालिक की इच्छा। मन में सारी संगत है, कोई भेदभाव नहीं। जैसे ही बस कहते ना विद इन फ्यू सेकेंड्स दिमाग में मेरी ये बात आई थी एंड मैंने अपना चेहरा जैसे ही आगे किया, सेवादार अंकल जो वहां पे गेट पे खड़े थे उन्होंने बोला कि अंकल आप आगे चलो। मुझे लगा कि यार ये क्या ड्रामा है, इतनी देर से सब सारी संगत, अंकल जी आंटी जी सब लाइन में खड़े हैं, इनको तो आगे जाने नहीं दिया जा रहा, मैं भी आगे खड़ा ही हुआ हूँ, ये कहते हैं कि जी आप लोग ये अच्छी सेवा कर रहे हैं ना, चलो मुझे क्या, मुझे तो पहले जाना है, जल्दी जाना है घर, सो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी। हम अंदर चले गए। अब मैं जैसे ही हम अंदर गए, आगे जो सेवादार अंकल खड़े थे गणेश जी की प्रतिमा से पहले, गणेश जी से पहले, सबको गणेश जी की तरफ मोड़ रहे थे। और जैसे ही मेरा नंबर आया, 2 सेकंड के लिए पॉज लिया, फिर मुझे बोलते हैं अंकल आप सीधे चलो। अब मैं कर रहा हूं कि यार ये अच्छी सेवा कर रहे हैं, फिर से ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं,
अगर मैं यहाँ से लेफ्ट जाता तो इन संगत के साथ में जो भी 1 घंटे 2 घंटे जितना टाइम लगता मैं अंदर चला भी जाता। अब ये मुझे सीधे बोल रहे हैं आगे जाऊंगा, वापस यू टर्न करके यहीं पे आकर वापस फिर से इसी लाइन में मुड़ के जाना पड़ेगा। मैंने कहा मेरी लाइन 1 घंटे की और लंबी हो जाएगी भीड़ के हिसाब से। मैंने कहा चलो, हुक्म तो मालिक का है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मालिक का हुक्म मानना है। कहते हैं कि सेवादार जो कहते हैं वो माना करो, वो मालिक का हुक्म होता है। तो वो बात जहन में थी। मैंने बस हाथ जोड़कर स्माइल के साथ मैंने कहा जी अंकल जी। अब मेरे पीछे आने वाली मेरी आंटी हैं, वो 3 लोग कहाँ गायब हो गए थे मुझे नहीं पता, हमारे पीछे तो नहीं थे। आंटी के पीछे मैंने इतना लंबा चौड़ा देखा नहीं, पर मेरे पीछे आंटी जी थी। जैसे ही हम आगे बढ़े, 10 कदम ही आगे बढ़े होंगे कि अगर आप सीधे जाते हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में गुरुजी महाराज की समाधि है। तो वो समाधि का दरवाजा संगत जी अपने आप खुलना शुरू हो गया। मैं कह रहा और ये क्या तरीका है, ऐसे कैसे खुल रहा है, ऑटोमेटिक तो ये है नहीं, ये तो मैनुअल है, इसे कोई इंसान अपने हाथों से ही खोल सकता है। मुझे लगा पता नहीं गुरुजी महाराज मेरे लिए खोल रहे होंगे, मन में ये इच्छा आई और मैं समाधि के अंदर जैसे ही गया मुझे लगा कि फटाफट मत्था टेक लो, आशीर्वाद ले लो, इससे पहले कि वहां पे जो होंगे वो तुम्हें भगा दें कि हमने तुम्हें साफ सफाई के लिए खोला है, आप कैसे आ गए। जाते ही मत्था टेक लो। संगत जी मैंने यही किया, जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर गए वहीं पे मैंने मत्था टेका, जो भी मन में इच्छा थी मालिक के चरणों में मैंने रखा। और जैसे ही खड़ा हुआ मैंने अपने राइट हैंड साइड में देखा कि बहुत ही, कहते नहीं कि उनके चेहरे पे काफी तेज था, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही स्मार्ट, चमकता हुआ सा चेहरा। वो अंकल जी वहां पे थे एंड मैंने हाथ जोड़कर उनको जय गुरु जी बोला। उन्होंने भी स्वागत किया और उन्होंने बोला कि अंकल आप यहां से सीधे दरबार चले जाओ। अब उस जगह से दरबार का रास्ता मुझे ऐसा दिख रहा था कि जैसे कोई कारपेट लगा हुआ है, रेड कारपेट, और ये दरवाजा, ये रास्ता सिर्फ मालिक की गद्दी तक जा रहा है। जो पल भर के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मालिक यहां से दरबार तक जाएंगे तो उनके लिए जो सिचुएशन, जो रास्ता बनेगा वो ऐसा ही होगा। सारी संगत जो बड़े मंदिर में थी सब साइलेंट, सारे सेवादार एक दूसरे का हाथ पकड़ के सबको रोककर खड़े थे। पर संगत वहां की इतनी होशियार है कि वो कोई कोशिश भी नहीं करते हैं कि इनके हाथ को हटाकर आगे बढ़ो, कोई नहीं, सब अपने अपनी जगह पे साइलेंट पूरा खड़े थे हाथ जोड़कर। और मैं हाथ जोड़कर उन सब के बीच में से निकलता हुआ गुरुजी महाराज की गद्दी तक चला गया। विद इन फ्यू सेकेंड्स मैं वहां जाकर मैंने यही कहा, गुरुजी महाराज जो कुछ भी मन में इच्छा थी वो मैंने मालिक के चरणों में रखी। मन में फिर से क्या भाव आ रहे हैं कि मुझे 1 घंटे में घर पहुंचना है, 1 घंटा बोलकर आया हूं, यहां तक तो इतनी जल्दी आ गया, आगे समोसा प्रसाद चाय प्रसाद मिलना है, वो लेकर फटाफट घर चले जाएंगे, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। क्या हो रहा था उस टाइम मेरे साथ और मैं किस चीज की इच्छा कर रहा हूं, देयर इज नो कंपैरिजन। बट मेरी सोच ऐसी ही थी। मैं यही सोच के मालिक के चरणों में माथा टेक के आगे बढ़ा। जैसे ही लंगर हॉल में गए तो वहां पे देख के मैं फिर से हैरान कि आज तो मंडे है, ये चाय प्रसाद समोसे प्रसाद मिलने हैं, पर आज तो ये लंगर प्रसाद मिल रहा है यहाँ पे। अब ये क्या ड्रामा है, यहाँ पे मुझे और टाइम लगेगा। मैं सोच रहा था कि शायद मैं स्किप कर लूं, जहां से लेफ्ट लेना होता है वहां से लेफ्ट लेके मैं बाहर चला जाऊंगा, ये सोचकर मैं आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वहां पे पहुंचा, सेवादार अंकल जी थे, उन्होंने बोला कि अंकल आप ऊपर चलो। मुझे ऊपर भेज दिया गया, हम ऊपर चले गए। एंड जैसे ऊपर गए तो देखा कि राइट हैंड साइड का जो हॉल है वो आधा भर चुका था संगत से। हम वहां पे बैठे। जैसे ही बैठे तो मन में यही बात आई कि यहां तक प्रसाद आते आते कम से कम आधा घंटा तो लगेगा, क्यों ना मैं अंकल को मैसेज कर दूं। मैं कभी मंदिर में फोन यूज करता नहीं, मालिक का हुक्म है नो फोन, मीन्स नो फोन। उस टाइम पता नहीं अपने आप में इतनी खुशी हो रही थी कि जो 3-4 घंटे में सफर तय होना था वो शायद कुछ मिनटों में ही हो गया यहाँ तक। तो मैं अंकल को फिर भी मैसेज करता हूँ कि लंगर प्रसाद आधे घंटे में आएगा, फिर 15-20 मिनट लंगर प्रसाद छकने में लगेंगे। सो मैं बोल देता हूँ कि जी 1 घंटा बोला था, पर शायद 1.5 घंटे के अंदर तो मैं पक्का आ जाऊंगा। ये मैसेज करने के लिए मैंने जैसे ही फोन निकाला, मैंने क्या देखा कि मेरे आगे, मेरे सामने मेरे आंटी जी हैं एंड वो अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं, जैसे प्रसाद आ गया हो। और प्रसाद लेने के लिए जो संगत हाथ बढ़ाते हैं अपना, मैंने कहा ये अपना हाथ आगे इस तरह से क्यों बढ़ा रहे हैं जैसे प्रसाद आ गया हो। मैंने देखा मेरे साथ में पैर भी हैं,
उनका ये कौन खड़े हैं? मैंने देखा ऊपर एकदम के, ओ माय गॉड, लंगर प्रसाद, जय गुरु जी। लंगर प्रसाद हमने ली एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। मैंने देखा, मैंने आजू बाजू एंड शुरू से देखा मैंने कि लंगर प्रसाद शुरू होता तो शुरू से शुरू होता, वहां से तो शुरुआत हुई नहीं। और सबसे पहली थाली गुरुजी महाराज जी की वो ब्लेसिंग्स हमारे पास आई। मैंने कहा यार ऐसे कैसे है, चलो शायद गुरुजी को पता होगा, सबसे पहले हमें जाना है। मालिक ने हमें प्रसाद दे दिया, छको और चलो। हमने लंगर प्रसाद छके। संगत जी, जब तक हमारा लंगर प्रसाद फिनिश हो चुका था, हमारे आसपास लंगर प्रसाद का नंबर भी नहीं आया था। और हमारे देने के बाद वो लंगर प्रसाद की शुरुआत पहले से हो गई जहां से होना चाहिए था। लंगर प्रसाद लेकर हम घर आ गए। आते ही मैंने उन अंकल से मिला, उनको बोला, घड़ी देखा तो एग्जैक्टली इट वॉज 1 आवर। मैंने उनको बोला कि 1 घंटा बोलकर गया था, पूरे 1 घंटा में मैं यहाँ पे हम वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अंकल दरवाजे से मत्था टेकना होता तो मैं तो 20 मिनट में आ जाता, आपने तो फिर भी इतना टाइम ले लिया। मैंने कहा आपको नहीं पता। अंदर गए, समाधि स्थल के दर्शन किए, गद्दी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद छके और तब आ रहा हूं मैं। उन्होंने कहा अंकल नॉर्मल डे भी जाओ ना तो ये 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है, आज के दिन 7-8 घंटे से पहले तो भूल ही जाओ, तो ये संभव हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जिन्होंने हमारी अरदास सुननी थी उन्होंने सुन ली, जो कबूल करना था मालिक ने कबूल कर लिया। आप मानो नहीं मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम सेवा में लग गए। अब बात आती है इस दिन की, गुरु महाराज जी की 31 दिसंबर 2018 की ये ब्लेसिंग्स। मुझे कुछ भी पता नहीं था ये सब मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। मालिक के से चरणों में बात है कि उनके सत्संग शेयर करने, सत्संग करने की जो इच्छा थी दिल में, उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी थी। उसके लिए हमने अलग अलग सत्संग में आना जाना सब कुछ कर दिया था कि किसी तरह से जो कुछ भी है मालिक की कृपा से वो होता रहे। संगत जी, इसी प्रोसेस में ढूंढ रहे थे कहां से क्या आंसर मिले, कैसे पता चले, सब प्रोसेस ढूंढ रहे थे, पर कहीं से कुछ ऐसा मतलब सीखने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ सीख रहे थे। साथ में मालिक के ऊपर वो जो विश्वास मालिक ने दी, वो अपने हिसाब से मालिक ने दी। एंड मार्च का महीना था, मैं एक इस चीज को और शेयर करना चाहूंगा संगत के साथ। मार्च का महीना था 2019। गुरु महाराज जी के साथ बैठा हुआ था एंड जो गुरुजी महाराज से टेलीपैथी दर्शन होना शुरू हुआ उस टाइम, बैठे बैठे उस पाठ में ही, जो कि ऐसा नहीं है कि मेरे मन के भाव थे संगत जी, वो मेरे मन के भाव नहीं थे, मेरे मन की आवाज नहीं थी। गुरुजी महाराज के उन आवाजों को मैंने सुना, अपने कानों से सुना। और वहां पे बैठे बैठे जो मेरी माँ मुझसे पूछा करती थी, बोला करती थी हमेशा कि बेटे जब गुरु को ही मानना था तो दुबई में रहकर क्यों नहीं माना गुरु को, वहां रहकर भी तो मान सकते हो ना। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इस तरह से घर पे बैठा हुआ नहीं देखना चाहते। मेरे माँ बाप भी उन्हीं में से एक हैं। उनको भी तकलीफ होती थी कि हमारा बच्चा, इतना काबिल बच्चा ऐसे कैसे बैठा है, पर मुझे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि अब मैं मालिक के से चरणों में आ चुका था, मालिक ने अपनी चरण शरण में ले लिया था। तो अब उनकी उस ब्लेसिंग्स का एहसास होना शुरू हो गया था। उस दिन मालिक से जब मैंने पूछा कि गुरुजी महाराज, जब मैंने आपको मानना ही था तो मम्मी कहती है कि मैं दुबई में रहकर भी तो मान सकता था, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? गुरुजी महाराज ने यही कहा कि पुत्र, तेरा समय अब दुबई में खराब आ चुका था, तेरी मौत होनी थी वहां पर रोड एक्सीडेंट में। एंड इसके बाद गुरुजी महाराज ने एक विजुअल दिखाया मुझे, जिसमें मैं ये देख रहा हूं कि मेरी उस दुबई में रोड एक्सीडेंट में मैं मर चुका हूं और मेरी बॉडी को इंडिया भेजा जा रहा है और यहाँ पे मेरा पूरा परिवार बिखरा हुआ है। एकदम से सब कुछ याद आ गया। अब वापस मेरे लाइफ के उस हिस्से में जाओ, जो चीज मुझे गुरुजी महाराज ने उस टाइम दिखाया वो यही कि कैसे वो सीआईडी वाला मेरे जीवन में आता है। वो पास की गलती हुई मुझसे नहीं, मेरी कंपनी से, मेरे क्लाइंट से। मैं मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता था, वहां पे इस तरह की बेवकूफ़ी, इस तरह की गलती, जो एक जॉब के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर होते हैं, सब ने ये गलती की, ऐसा हो ही नहीं सकता।
मैं उस जॉब पे हूं, मेरे पास वो पास नहीं किया, मुझे नहीं पता था, पर जहन में वो बात ही नहीं आई कि मुझे पास भी लेना है। पिछले 13 सालों से आज तक मैंने कभी सीआईडी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। उसी जॉब पे क्यों, उसी दिन क्यों, उस गलत पास के साथ ही क्यों? क्या ये वो सब नहीं थे जो मालिक के सेवक थे, मालिक के गण थे, जो मालिक का काम कर रहे हैं, चाहे वो मेरी कंपनी वाले हों, चाहे वो सीआईडी हो, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो जज हो, सब मालिक की प्लानिंग थी। जो चीज मैंने महसूस करा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। गुरुजी महाराज ने मुझे बचाना था, इसलिए उन्होंने मेरा इस तरह से सब कुछ किया, और मेरी जगह जो थी उन्होंने जेल में सुनिश्चित थी, ताकि मैं वहां पे जाकर जिंदा रह सकूं। और एक बार मैं जब जिंदा हूं, मालिक के चरण शरण में जा रहा हूं, किस बात की परवाह? अगर मैं होता ही नहीं तो क्या मायने था इस जीवन का? उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपने इतने सारे गण तैयार किए, और सबको अपनी अपनी सेवा पूरी ईमानदारी से करने का हुक्म मिला, और सबने अपनी अपनी सेवा पूरी ईमानदारी से की। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं गुरुजी महाराज का, कि आपने क्या क्या नहीं किया अपने इस बेटे का लाज रखने के लिए, इसे अपने पास बुलाने के लिए, अपना नाम देने के लिए। अगर मेरे जीवन में वो परेशानी नहीं आती तो गुरुजी महाराज शायद मैं आपके चरणों में नहीं आता। मेहर है मालिक आपकी कि आपने मुझे इस लायक समझा, मेरी जान बचाई, और मुझे अपनी चरण शरण में लिया। कारण जो भी थे, उपाय आपने जो भी करा, बहाने जो भी सामने आए, प्रभु सब आपकी ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कि आपने हमें अपने चरण शरण में लिया, और इतने सारे सुख, समृद्धि, नाम, जो कुछ भी है परमात्मा आपने वो हर चीज दिया है हमें, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। आपका नाम हमारे साथ है प्रभु, इससे बड़ी कोई दात नहीं हो सकती। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज।